Hello everyone, welcome to this video. It is very important video because recently UPSC have released the notification for UPSC CSC 2024, and with this notification there is lot of confusion regarding the notification, also form filling, especially photographs कैसे डालना है and many other aspects. So we are going to go through this notification and understand the important pointers here. सो डोंट वरी, आपके जितने भी सवाल है ये सारे इस नोटिफिकेशन के रीडिंग के एंड तक क्लियर हो जाएंगे. इसके अलावा भी आपके कोई सवाल बचते हैं तो आई विल बी हैप्पी टू टेक देम और ईमेल और यू कैन रीच आउट टू अस वाया अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो नोटिफिकेशन आया है 14 फेब 2024 को एंड लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 5 मार्च 2024 और इस दिन रहता है 6 PM को. याद रखना है 6 PM को लास्ट डेट है 5 अप्रैल. सो इससे पहले पहले आपको फॉर्म भरना है एंड यहाँ पे भी आई विल रिकमेंड यू कि डोंट वेट टिल लास्ट डेट. जनरली आप 28 तक या 1 मार्च तक आपका फॉर्म भर दीजिए, उसके बियॉन्ड आप वेट मत करिए. ठीक है. एक और चीज़ है, कुछ लोग ऐसे जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है तो कुछ गलती हुई है उस फॉर्म में तो क्या करना है, तो वो भी मैं आपको सिंपल सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ. देयर आर 2 सॉल्यूशंस, दोनों में से जो सॉल्यूशंस आपको कन्वीनियंट लगे वो आप कर सकते हैं. आई विल टेल इट एज एंड व्हेन इट इज मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन. सो हाउ टू अप्लाई. आपको फॉर्म मिलेगा upsconline.nic.in इस वेबसाइट पे. यूपीएससी की 2 वेबसाइट है, एक है upsc.gov.in जहाँ पे आपको सारे PYQs एंड अदर इन्फॉर्मेशन मिलती है, और यूपीएससी का जो फॉर्म फिलिंग का पोर्टल है वो है upsconline.nic.in. तो इस पोर्टल पे जाके आपको फॉर्म भरना है. फॉर्म भरने की 2 स्टेप प्रोसेस है. फर्स्ट स्टेप है टू क्रिएट OTR फॉर्म, वन टाइम रजिस्ट्रेशन. आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है यूपीएससी की हर एक एग्जाम के लिए. यही सेम वन टाइम रजिस्ट्रेशन यूज होगा. ठीक है. नाउ आपको OTR, अगर आपने पिछले साल ऑलरेडी फॉर्म भरा है या फिर आपने CAPF का या यूपीएससी ने कंडक्ट किए हुए किसी भी एग्जाम के लिए पिछले 1 साल में फॉर्म भरा है तो आपका ऑलरेडी OTR बना हुआ है. यू जस्ट हैव टू लॉग इन यूजिंग दैट OTR डिटेल्स एंड यू विल बी एबल टू फिल द फॉर्म. लेकिन अगर आपने इससे पहले कभी भी यूपीएससी का फॉर्म नहीं भरा है तो आपको OTR सबसे पहले फिल करना होगा. एक बात याद रखनी है कि OTR की इंफॉर्मेशन आपकी परमानेंट इंफॉर्मेशन है, इसलिए यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली इंफॉर्मेशन फिल करनी है. कोई भी गलती ना हो इसकी आप केयर करिए. OTR के जो रिक्वायरमेंट्स है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फॉर्म भरिए अच्छे से पढ़ के. ठीक है. लेकिन फिर भी अगर आपकी OTR में कोई गलती होती है तो you can make the modification till 12 मार्च 2024. इट इज ओनली फॉर दोज कैंडिडेट जो नया OTR बना रहे हैं. जिन्होंने ऑलरेडी पहले से OTR बना के रखा है उनको मॉडिफिकेशन की विंडो अभी ओपन नहीं होगी. इट इज ओनली फॉर दोज कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम OTR भर रहे हैं. ठीक है. अगर अच्छा, मैंने बोला ये है फर्स्ट पार्ट है OTR. सेकंड पार्ट है आपका एक्चुअल एप्लीकेशन फॉर्म. ठीक है. एप्लीकेशन फॉर्म तो OTR इज वन टाइम प्रोसेस. उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है. एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको 14 तारीख से विंडो ओपन हुई है एंड दिस विंडो इज टिल 5 मार्च. ठीक है. सो इस दौरान आप कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं. ठीक है. अगर आपके इस एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती है तो देयर आर 2 वेज बाय विच यू कैन मॉडिफाई इट. पहली है कि नया फॉर्म भर दो सीधे सीधे. आपके 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, न्यू एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर दो. यूपीएससी का एक सिंपल रूल है कि अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आपने जो सबसे लास्ट में फॉर्म भरा है, लेट्स से आपने एक फॉर्म 15 तारीख को भरा, दूसरा फॉर्म 18 तारीख को भरा, तीसरा फॉर्म 28 तारीख को भरा, तो आपका ये 28 वाला फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा. ये दोनों फॉर्म ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे. सो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो आपसे गलती हुई है, आप अगर बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहे हैं तो इट इज़ बेटर कि आप नया फॉर्म भर दें रादर देन गेटिंग एंशियस. स्पेशली फोटोज़ में कुछ लोगों ने गड़बड़ कर दी है क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन पढ़ा ही नहीं था. तो फोटो में कुछ चेंजेस आए हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा. अगर आपको चेंजेस करने तो आप नया फॉर्म भर दो. या फिर दूसरा ऑप्शन है कि 6 तारीख से लेके 12 तारीख तक इस 7 दिनों में एक मॉडिफिकेशन विंडो ओपन होगी. इस मॉडिफिकेशन में विंडो में भी आप आपके फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. लेकिन याद रखना है इस मॉडिफिकेशन विंडो में आप ये जो पार्ट 2 है एप्लीकेशन फॉर्म, इसी में चेंज कर सकते हैं. OTR में चेंज अलाउड नहीं है. ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है. नेक्स्ट है आपको आपके फॉर्म भरते वक्त सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं या 3 चीज़ें अपलोड करनी होती है. अभी पहला होता है आपका फोटो, दूसरी होती है आपकी सिग्नेचर एंड तीसरा होता है आपका ID कार्ड.
इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको प्रीलिम्स के वक्त फिल अपलोड नहीं करनी होती है। जब आप डैप 1 फिल करते हैं मेंस के लिए, एट दैट टाइम यू हैव टू अपलोड अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक आपका 10th का सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ऑल दोज थिंग्स आर अपलोडेड लेटर। अभी आपको बस फोटो, साइन एंड आईडी कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट लगते हैं। फोटो आईडी कार्ड के रिस्पेक्ट में एक चीज़ याद रखनी है, आप आधार, वोटर आईडी, पैन, कोई भी आपका फोटो आईडी कार्ड यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सारी लिस्ट दी है। बस एक चीज़ याद रखनी है कि इस फोटो आईडी कार्ड को आपको साथ में कैरी करना होता है आपके प्रीलिम्स के वक्त, आपके मेंस के वक्त, आपके इंटरव्यू के वक्त। एवरी टाइम ओनली दिस फोटो आईडी कार्ड विल बी कंसिडर्ड एज योर वैलिड डॉक्यूमेंट। ऐसा नहीं होगा कि आपने आधार कार्ड अपलोड कर दिया और जाए आप पैन कार्ड लेके, तो वो नहीं चलेगा। अगर आपने आधार कार्ड दिया है तो एग्जामिनेशन के लिए आपके साथ आधार कार्ड होना कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है इस लाइन में, ठीक है। तो मेक श्योर दैट आप जो आईडी कार्ड अपलोड कर रहे हैं वो आपके पास फिजिकल कॉपी उसकी होनी चाहिए। लास्ट डेट मैंने ऑलरेडी बताया आपको 5 मार्च 6 PM है, लेकिन आपको लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 28 तारीख तक या 1 फरवरी तक, 1 मार्च तक आपका फॉर्म भर देना है। बाकी सब ये, बाकी जो इन्फॉर्मेशन मैं स्किप कर रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, वो आपको मोस्ट प्रोबेबली पता होगी। एंड आई विल रिकमेंड यू कि ये सारा यार आप 1 साल से 2 साल से इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और इसका जो नोटिफिकेशन है वो लाइन टू लाइन पढ़ना बनता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि ये टेलीग्राम पे हमारे अवेलेबल है डॉक्यूमेंट, आप टेलीग्राम पे जाके डॉक्यूमेंट डाउनलोड करिए और लाइन टू लाइन एक बार पढ़ लीजिए। 1-2 घंटे का काम है, 1 घंटा जाएगा आपका, लेकिन आपको एक क्लैरिटी रहेगी एग्जामिनेशन के बारे में, ठीक है। मूविंग अहेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस इज द इंपॉर्टेंट चेंज दैट यूपीएससी हैज डन। सबसे पहली चीज़ है तो पैनिक नहीं होना है। बहुत लोग हैं, बहुत पैनिक हो रहे हैं, वी आर रिसीविंग मल्टीपल ईमेल्स, सर फोटो गलत हो गया, कैसे निकालना है, क्या करना है। बिल्कुल भी डरना नहीं है, इतना सारा लिखा है, इसका मीनिंग एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ। सिंपल है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। सबसे पहला है आपका जो फोटोग्राफ है वो लेटेस्ट होना चाहिए। मतलब क्या, आज आप एप्लीकेशन स्टार्ट हुए 14 तारीख को, तो आपका फॉर्म होना, आपका फोटो होना चाहिए 4 फेब के बाद का। 4 फेब से पुराना फोटो आप अपलोड नहीं कर सकते, तो सिंपल है, जाके नया फोटो निकलवा लो, ठीक है। जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है उनके लिए 2 ऑप्शन है, एक तो नया फोटो निकाल के आप फिर से फॉर्म फिल करिए, या फिर नया फोटो निकाल के रखिए एंड जब मॉडिफिकेशन विंडो आएगी तब आप फॉर्म उसमें फोटो चेंज कर दीजिए। फोटो में आपको एक बात याद रखनी, नॉर्मल आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है, ये पासपोर्ट साइज फोटो आपको निकलवा लेना है, ठीक है। सिंपल है, पासपोर्ट साइज फोटो, ये जो 3/4 दिया है ना इन्होंने, 3/4 स्पेस शुड बी द फोटोग्राफ। डोंट वरी, आपके जो फोटोग्राफर है वो नॉर्मली हमारे जो फोटो लेते हैं वो इसी हिसाब से लेते हैं कि आपका 3/4 स्पेस आर इज विजिबल इन दैट फोटो, ठीक है। तो ये इसका कुछ टेंशन नहीं लेना है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिजिटली आपको यहाँ पे आपका नाम एंड जिस दिन फोटो लिया है वो डेट याद ऐड करनी है। कुछ लोग बता रहे हैं कि स्लेट हाथ में लेके फोटो निकालो, नहीं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटली आप इस फोटो पे नीचे नाम एंड आपकी डेट डलवा दीजिए, जैसे जेई के फॉर्म में वगैरह होता है, आपने देखा होगा। तो आपका ऐसा फोटो रहेगा, नीचे आपका नाम रहेगा यहाँ पे डिजिटली जो भी है, लेट से अंकित कुमार, और इसके नीचे आपका डेट रहेगा जिस दिन आपने फोटो निकाला है। लेट से आपने 15 फरवरी 2024 को फोटो निकाला है, तो यहाँ पे डेट आ जाएंगी 15 फेब 2024, ठीक है। एंड ऊपर नाम आएगा अंकित फॉर एग्जाम्पल। तो आपका जो भी नाम है एंड उसके नीचे आपका डेट, ये 2 चीज़ें मेंशन करनी है डिजिटली। कुछ स्लेट वगैरह हाथ में लेके बिल्कुल ऐसी चीज़ें करनी नहीं है, सिंपल डिजिटली वहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ याद रखनी है कि आप जिस लुक में फोटो निकाल रहे हैं वो लुक आपको एक्चुअल एग्जाम में मेंटेन करना है, मे इट बी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अगर आप दाढ़ी मूंछों के साथ फोटो निकाल रहे हैं तो मेक श्योर यू कीप दैट लुक। अगर आप स्पेक्स पहनते हैं तो आपका फोटो भी स्पेक्स के साथ निकालिए, पासपोर्ट फोटो, क्योंकि आप ऑब्वियसली एग्जाम में स्पेक्स के साथ जाने वाले हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा कुछ मेजर चीज़ है नहीं यूपीएससी के रिगार्डिंग, आपको कुछ ज़्यादा परेशान नहीं करने वाली, ठीक है। मूविंग अहेड, द नंबर ऑफ वैकेंसीज इस साल है 1056, ये डिक्लेयर्ड वैकेंसी है। ये वैकेंसी और इंक्रीज भी हो सकती है बाद में, लेकिन आप पकड़ के चलिए कि 1000 प्लस वैकेंसीज बेसिकली इस साल दी गई है, विच इज़ अ फेयरली हाई नंबर ऑफ वैकेंसीज। अ गुड न्यूज़ इन अ सेंस, बिकॉज जो आपके मेंस में कितने लोग मेंस लिखेंगे, दोज आर जनरली 12 to 13 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज। सो अगर वैकेंसीज ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग मेंस लिखेंगे, मतलब प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है प्रीलिम्स क्लियर करने की वो इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज वैकेंसी। सो इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल। मूविंग अहेड, और कुछ डिटेल्स, ये बाकी सारी जो डिटेल्स है मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये कुछ
अलग अलग तरीके की डिसेबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। सेंटर्स की लिस्ट दी है यहाँ पे सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के, तो ये सारे सेंटर्स हैं, इसमें से आप जो कन्वीनियंट है वो सेंटर चूज कर सकते हैं। दो चीज़ें याद रखनी है, पहली चीज़ है यूपीएससी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे सेंटर एलोकेट करता है। तो जनरली जो बड़े सेंटर्स है जैसे दिल्ली, पुणे, ये सेंटर्स फुल हो जाते हैं। तो जनरली फुल हो जाते हैं मतलब ऐसे नहीं कि आजकल में फुल हो जाएंगे, जनरली 10-12 दिन में फुल हो जाते हैं। तो 14 तारीख है, तो आप अगर इस दिल्ली पुणे जैसे सेंटर्स चाहिए आपको, तो 20-22 तारीख तक आपका फॉर्म फिल कर दीजिए, तो आपको आसानी से सेंटर मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप लास्ट के जाएंगे 4 तारीख को, 3 तारीख को, तो मोस्ट प्रोबेबली तब तक ये सेंटर्स फुल हो जाते हैं। ये अगर कुछ 2-4 सेंटर छोड़ दे तो बाकी सेंटर्स में ये दिक्कत आती नहीं है। लेट्स से आप अगर जबलपुर सेंटर ले रहे हैं, आप लास्ट डे भी फुल फिल करते तो आप तो भी आपको जबलपुर सेंटर मिल जाएगा। लेकिन जहाँ पे हेवी क्राउड है दिल्ली पुणे जैसे जगह पे, अगर वहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी भरने का मैं रिकमेंड करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन। याद रखना है मेंस का सेंटर भी आपको अभी चूज करना होता है, ठीक है ना। तो आप अभी से अच्छे से सेंटर चूज कर लीजिए जो आपको चाहिए, आपके घर के नज़दीक जो हो, क्योंकि बाद में आप सेंटर चेंज नहीं कर सकते। बहुत लोगों को लगता है कि जब मैं प्रीलिम्स क्लियर कर लूंगा तो मेंस का सेंटर चेंज कर लेंगे, नहीं होता है। आप अभी जो सिलेक्ट करेंगे वही सेंटर आपका फुल एंड फाइनल माना जाएगा। नेक्स्ट है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे सेंटर्स अलॉट होते हैं। एलिजिबिलिटी में कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया दिए हैं, आप खुद से पढ़ लेना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एज, तो एज देखिए, जिस कैंडिडेट्स की जो बर्थ है वो 2 अगस्त या उसके बाद में हुई है इन 1992 एंड बिफोर 1 अगस्त 2003, तो इस विंडो में जितने भी लोग फॉलो करते हैं, ऑल दोज आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन इन जनरल कैटेगरी। ये जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। अलग अलग रिजर्व कैटेगरी के लिए देर आर सम रिलैक्सेशन, जैसे कि 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है SC एंड STs को, 3 ईयर्स है OBCs को। इस तरीके का रिलैक्सेशन यहाँ पे जो है वो दिया गया है। लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए जो आपकी बर्थ डेट है दैट शुड बी बिटवीन 2 अगस्त 1992 एंड 1 अगस्त 2003। मूविंग अहेड, the date of birth accepted by commission is that which is entered in matriculation certificate। सी कुछ लोगों का क्या होता है, आधार कार्ड पे डिफरेंट बर्थ डेट है, पैन कार्ड पे डिफरेंट बर्थ डेट है, और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स पे डिफरेंट बर्थ डेट होती है। तो इन दोस केस आपकी कौन सी बर्थ डेट एक्सेप्ट होगी, द बर्थ डेट विच इज देयर इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। आपके 10th के सर्टिफिकेट पे जो बर्थ डेट होगी वो आपकी फाइनल कंसिडर की जाएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, आपका ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर बोथ, मेक श्योर ये आपके लॉन्ग टर्म परमानेंट मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आप दे रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, कोई तो भी ईमेल आईडी दे देते हैं, बाद में वो बंद हो जाता है, या मोबाइल नंबर देते हैं वो बंद हो जाता है। तो एनी टाइम यू वांट टू लॉग इन, अगर कोई OTP की जरूरत पड़ती है, आप पासवर्ड भूल जाते हैं, या फिर जो भी यूपीएससी कम्युनिकेशन आपके साथ करती है, कोई यूपीएससी की तरफ से मेल आते हैं, तो वो सारे आपके ईमेल आईडी पे आते हैं। तो मेक श्योर कि आप आपका ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर ऐसा दे रहे हैं जो चालू है, एंड मेक श्योर कि अगले 1 साल तक वो मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी इन एनी सिचुएशन बंद ना पड़े, क्योंकि वो अगर बंद पड़ता है तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि सर मैं फाइनल ईयर में हूँ, व्हाट आई शुड डू। तो अगर आप फाइनल ईयर में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस एक कंडीशन है कि जनरली जून एंड में या फिर जुलाई फर्स्ट वीक में DAF 1 आता है। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है फॉर द मेंस, जो कि जून एंड में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आता है। तो आपका रिजल्ट तब तक आ जाना चाहिए। अगर इससे पहले आपका रिजल्ट आ जाता है कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिजल्ट यहाँ तक नहीं आया है, यहाँ तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आपको मेंस में बैठने के लिए अलाउ नहीं करते। यहाँ पे लिखा है मेंस एग्जामिनेशन फेलिंग विच सच कैंडिडेट्स विल नॉट बी एडमिटेड टू द मेंस एग्जामिनेशन। तो आपकी एग्जाम आपके कॉलेज से इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए कब तक खत्म होंगी एंड रिजल्ट कब तक आएगा। अगर रिजल्ट आपका जून तक आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। मूविंग अहेड, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होते हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट्स है, SC STs को अनलिमिटेड है, OBCs को 9 है, एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज को 9 अटेम्प्ट्स है, ठीक है। इन जनरल EWS एंड OBC, अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी इज फ्रॉम SC और ST देन दैट पर्सन इज ऑल्सो हैविंग अनलिमिटेड अटेम्प्ट, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस क्या है, अ कैंडिडेट हु इज अपॉइंटेड टू द IAS और IFS कैन नॉट फिल द फॉर्म अगेन। सो अगर आप ऑलरेडी IAS
या आईपीएस में है, आईएफएस सर्विसेज में है, तो आप फिर से इस साल का फॉर्म नहीं भर सकते। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये नए कैंडिडेट्स को पता होना चाहिए, स्पेशली जो न्यू एस्पिरेंट्स है, फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, कि आप जब आपकी फाइनल सर्विस प्रेफरेंस भरते हैं तो आईएएस एंड आईएफएस जनरली आप 1-2 नंबर पे डालते हैं। अगर आपको ये दो सर्विसेज मिलती है तो आप फिर से अटेम्प्ट नहीं दे सकते। लेकिन अदर कोई सर्विस अगर आपको मिलती है, लेट्स से आपको मिलता है आईआरएस या आईपीएस, इन दैट केस यू कैन अटेम्प्ट यूपीएससी सीएससी अगेन। फीस 100 रुपीज़ है फॉर जनरल कैंडिडेट फॉर ईडब्ल्यूएस, लेकिन फीमेल एससी एसटी एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को कोई फीस नहीं है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ये यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, फीमेल कैंडिडेट एससी एसटीज एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फीस। बाकियों के लिए 100 रुपये फीस है। नेक्स्ट है ओटीआर में मॉडिफिकेशन का मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर आपने इस साल फर्स्ट टाइम आप एग्जाम दे रहे हैं और आपके ओटीआर में कोई गलती हुई है तो यू कैन मॉडिफाई इट टिल 12 मार्च 2024। एंड अच्छा, वन मोर थिंग आपको याद रखनी है, ओटीआर मॉडिफिकेशन इज अलाउड ओनली वंस, शैल बी अलाउड ओनली वंस। तो आप ओटीआर में लाइफ टाइम में बस एक ही बार चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सावधानी से फॉर्म भरना है ओटीआर का, गलती होने ही नहीं देनी है। इनकेस होती है तो एक बार आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उस गलती को सुधार करने का। ठीक है, आपको जब आप प्रीलिम्स का फॉर्म भर रहे हैं अभी राइट नाउ, उसी समय आपको कुछ डिटेल्स देनी होती है। क्या क्या डिटेल्स देनी होती है? आपको सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन के भी सेंटर की डिटेल देनी होती है कि मेन के लिए आप कौन सा सेंटर चूज करेंगे, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा होगा। याद रखना है, बहुत लोगों को लगता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बाद में बता देंगे जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट, मेंस का सेंटर, आप किस मीडियम में एग्जाम दे रहे हैं, आपको इंग्लिश मीडियम में देना है, हिंदी मीडियम में देना है, जो भी है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का मीडियम, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है, जो भी है, ये सारी डिटेल्स आपको अभी देनी होती है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो भी अभी बताने होते हैं। देखिए, यूपीएससी में दो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं इन मेंस। एक होता है इंग्लिश कंपलसरी, इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं, ऑब्वियसली इंग्लिश है कंपलसरी। दूसरा होता है इंडियन लैंग्वेज। तो इंडियन लैंग्वेजेस में लिस्ट से 8 शेड्यूल में जो भी लैंग्वेजेस दिए उनमें से कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। उस लैंग्वेज का आपका एक पेपर होता है 10th लेवल का। तो जनरली आप जिस स्टेट में आते हैं, जो आपके लोकल लैंग्वेज है वो आप सिलेक्ट करिए। जैसे आप तमिलनाडु से तो तमिल सिलेक्ट कर लीजिए, महाराष्ट्र से तो मराठी, या फिर आप मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से तो यू कैन चूज हिंदी। ठीक है, ये 10th लेवल की एक एग्जाम होती है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, थोड़ा सा केयरफुली फॉर्म फिल करना है। पिछले साल मेरे एक स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया, ही वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र, तो उसने मैथिली लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली इंस्टेड ऑफ मराठी बाय मिस्टेक। आप अगर एक बार मिस्टेक से ऐसे कुछ कर देते तो बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अभी अगर आपके ध्यान में आ गया तो आपने फिर से फॉर्म भर दिया, कोई दिक्कत नहीं, या फिर मॉडिफिकेशन कर दिया, दैट इज फाइन। बट अगर आपको ये चीज़ 1 महीने बाद 2 महीने बाद रियलाइज होती है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा सा केयरफुली फॉर्म भरना है। ठीक है, no request to change the details once application form is submitted shall be entertained by the commission, very very important। इसलिए ये सारी डिटेल्स फिल करते हुए एक्स्ट्रा केयरफुल आपको रहना है। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशन एनी सर्टिफिकेट्स। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट अभी आपको सबमिट नहीं करने होता है, लेकिन आप सर्टिफिकेट्स आपके पास तैयार रखिए। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 1 करके एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। ये फॉर्म आपको भरना होता है आफ्टर योर प्रीलिम्स क्वालिफिकेशन, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाते हैं तब। एंड एट दैट टाइम यू हैव टू अपलोड ऑल दिस सर्टिफिकेट्स, अभी नहीं करने। नेक्स्ट है, कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर देयर ईमेल आईडीज गिवन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन आर वैलिड एंड एक्टिव। मैंने ऑलरेडी ये चीज़ आपको एक्सप्लेन की है। रिजर्वेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? देखिए, इंपॉर्टेंट है, जो लोग ओबीसी एससी एसटी में आते हैं उन्होंने याद करना है इस चीज़ को कि रिजर्वेशन इज ओनली गिवन इफ पर्टिकुलर कास्ट इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रिजर्व कम्युनिटीज इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक लिस्ट होती है हर एक कास्ट की, एससी की एक लिस्ट होगी, एसटी की एक लिस्ट होगी, ओबीसी की एक लिस्ट होगी। इफ योर कास्ट इज इन दिस सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर द रिजर्वेशन। मैं इसलिए बता रहा हूँ, समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि स्टेट लिस्ट में आप लेट्स से ओबीसी में होते हैं लेकिन सेंट्रल लिस्ट में आप ओबीसी में नहीं होते हैं, या फिर कभी कभी होता है स्टेट लिस्ट में आप एसटी में हैं लेकिन सेंट्रल लिस्ट में आप ओबीसी में हैं, तो आपको ओबीसी सिलेक्ट करना है। सो योर रिजर्वेशन विल बी डिपेंडेंट ऑन
वेयर योर कास्ट फॉल्स इन द सेंट्रल लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट आपको एक बार चेक कर लेनी है, इसकी भी हम पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस लिस्ट को। और आपका कास्ट अगर उस लिस्ट में है तो यू आर एलिजिबल फॉर द रिजर्वेशन। सेकंड पॉइंट, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको अलॉन्ग विद आवर ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट यू ऑल्सो नीड्स टू हैव अ ओबीसी नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट। नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट मतलब इट इज अ प्रूफ दैट यू कम फ्रॉम अ इनकम बैकग्राउंड विच इज लेस देन द स्पेसिफाइड जो क्राइटेरिया है, ठीक है। इसकी जो डेट है इट शुड बी आफ्टर 1 अप्रैल 2023 एंड बिफोर 5 मार्च 2024। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो एनसीएल सर्टिफिकेट है, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, ये 1 अप्रैल 2023 के बाद का एंड 5 मार्च 2024 से पहले का होना चाहिए। इसी डेट के बीच में का आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट्स पे। दिस इज योर सर्टिफिकेट, यहाँ पे डेट लिखी होती है, डेट चेक कर लेना। अगर डेट आपकी 1 अप्रैल के पुरानी है तो नया सर्टिफिकेट आप इश्यू करा लीजिए। मेक श्योर कि आपका सर्टिफिकेट 5 मार्च से पहले रेडी हो जाए, ठीक है। अभी भी आपके पास लगभग 10-15 दिन है, तो 10-15 दिन में नया सर्टिफिकेट बन सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज रिगार्डिंग ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस में आपको फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगेन ईडब्ल्यूएस को सेम डेट की क्राइटेरिया है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए एंड 5 मार्च 2024 के पहले का होना चाहिए। Candidates seeking reservation benefits available for SC, ST, EWS, PW, ex-servicemen, etc. must assure that they are entitled to such reservation as per eligibility prescribed in the rules and notice. So जो भी रूल्स है नोटिस है ये इसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल होने चाहिए। इसके जो जितने भी सवाल है ये सारे मैंने आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये EWS के लिए एक डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक OBC के लिए डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक SC, ST के लिए डॉक्यूमेंट है। तो मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे दे के रखे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप पढ़ के अगर आप ईडब्ल्यूएस में बिलोंग करते हैं तो इस डॉक्यूमेंट को पूरी तरीके से पढ़ लीजिए। ओबीसी वालों इस डॉक्यूमेंट को पूरा पढ़ लीजिए। SC ST स्टूडेंट विल रीड ऑल द प्रोविजंस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे, ये सारे आप पढ़ लेना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होगा उसमें कुछ समझ नहीं आया तो यू कैन जस्ट ईमेल अस ऑन contact@upscprep.com एंड वी विल आंसर योर क्वेरीज, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले आपको खुद से पढ़ लेना है। मूविंग अहेड, द क्लोजिंग डेट फिक्स फॉर द रिसिपेंट एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज द डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द ओबीसी स्टेटस। इसका मतलब क्या है कि 5 मार्च 2024 इस तारीख को आपका ओबीसी स्टेटस डिक्लेयर करने की लास्ट डेट है। मतलब क्या कि आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट इससे पहले का होना चाहिए। लेट से आप 7 मार्च को अगर आप ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट निकालते हैं तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड 5 मार्च के पहले का एंड 1 अप्रैल पिछले साल के 1 अप्रैल के बाद का। चेंज इन कैटेगरी सिंपल है, अगर आपने अभी लेट से ओबीसी से रिजर्वेशन लिया है, बाद में आप चाह रहे कि आप जनरल में जाओ, या अभी आपने जनरल से रिजर्वेशन लिया है, बाद में आप चाह रहे ओबीसी में जाओ, कांट बी डन। ये आप इस साल नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि आपने पिछले साल जनरल से फॉर्म भरा है, इस साल आपको ओबीसी भरना है, दैट कैन बी डन, नो प्रॉब्लम। बट अभी आप फॉर्म भर रहे हैं जनरल से एंड आप मेंस के वक्त बोल रहे हैं कि मुझे ओबीसी रिजर्वेशन चाहिए, नहीं मिलेगा। तो ये आप याद रखना कि चेंज ऑफ कैटेगरी इज नॉट अलाउड। विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, यू कैन नॉट विड्रॉ द एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या फिर मेरा अटेम्प्ट काउंट होगा, क्या आप फॉर्म भरते हो तो आपका अटेम्प्ट काउंट होता है? नो, आपका जो अटेम्प्ट है तभी काउंट होगा जब आप एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में जाके दोनों में से कोई एक पेपर देंगे। आपको पता है प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 इज जीएस एंड सेकंड पेपर इज सीसैट। तो अगर आप दोनों में से कोई भी एक पेपर अगर अटेम्प्ट करते हैं या फिर दोनों पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो ही आपका यूपीएससी का अटेम्प्ट कंसिडर होता है, अदरवाइज नहीं होता है। एक और कॉमन सवाल यहाँ पे आता है कि अगर आपने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का फॉर्म भरा है एंड इंडियन सिविल सर्विसेज सीएससी का फॉर्म नहीं भरा है, फॉरेस्ट सर्विस का सिर्फ फॉर्म भरा है, तो क्या आपका सीएससी का अटेम्प्ट काउंट होगा? नहीं होगा, आपका सिर्फ फॉरेस्ट सर्विस का अटेम्प्ट काउंट होगा। अगर आपने बोथ आईएफओएस एंड सीएससी सिलेक्ट किया है तो आपके दोनों अटेम्प्ट काउंट होंगे। मूविंग अहेड, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता है, सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है, उसके बाद मेंस होता है एंड लास्टली आपका रिटर्न टेस्ट के बाद पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे दी हुई है। आई होप आपको पता है सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उसमें क्या क्या डिटेल्स सिलेबस होता है, ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में आपको दी है। नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस किए गए नहीं है इन टर्म्स ऑफ सिलेबस पिछले साल जैसा ही है, सो दैट इज़ अ रिलीफ।
लास्टली एंड में कुछ चीज़ें इन्होंने दी है, सो आई विल जस्ट स्किप टू द एंड पार्ट एंड वी विल एंड दिस वीडियो विद दैट क्लैरिफिकेशन। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको याद रखनी है। पहली चीज़ तो मैंने ऑलरेडी बताई, वेबसाइट है upsconline.nic.in। 2 पार्ट में एप्लीकेशन होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आपको दोनों पार्ट फिल करने हैं, उसके बाद आपको फीस पे करनी है। अगर आप SC ST या फीमेल में बिलोंग करते हैं तो आपको फीस नहीं भरनी पड़ती। लेकिन अगर आप रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज में आते हैं तो आपको फीस पे करनी है, 100 रुपये फीस पे करनी है। उसके बाद आपको आपका फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुआ है ये कंफर्म कर लेना है। आपको इवन ईमेल भी आ जाएगा, आपको टेक्स्ट मैसेज भी आ जाएगा, फाइनल में आपका फॉर्म सबमिट हुआ है इसके कंफर्मेशन के लिए। वो आपको डाउनलोड करके आपके पास सेव भी रखना है, क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो इंपॉर्टेंट रहता है कि आपके पास फॉर्म रहे। ठीक है। नेक्स्ट है आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करनी होती है, जो कि .jpg फॉर्मेट में होनी चाहिए, याद रखना .jpg फॉर्मेट। एंड आपकी जो फाइल साइज है वो 300 KB से कम होनी चाहिए एंड 20 KB से बड़ी होनी चाहिए। सो 20 KB टू 300 KB इस रेंज में आपकी फाइल की साइज होनी चाहिए, फोटो एंड साइन दोनों की। ठीक है। इसके अलावा आपको एक फोटो आईडी कार्ड अपलोड करना होता है। ठीक है। इस फोटो आईडी कार्ड के मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो फोटो आईडी कार्ड आप अपलोड कर रहे हैं वही फोटो आईडी कार्ड आपको आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज पर्सनालिटी टेस्ट के वक्त साथ में कैरी करना होता है। ये आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेंट शुड अवॉइड मल्टीपल एप्लीकेशंस। ठीक है, आपने अवॉइड करना चाहिए। हाउएवर इफ ड्यू टू सम रीजंस you submit multiple applications, then she must ensure that the application with highest RID is complete in all respect. In such cases the application with higher RID is entertained. RID means registration number होता है बेसिकली। तो आप जो लास्ट में फॉर्म भरते हैं, जनरली आप अगर पहले फॉर्म भरते तो आपका 1 नंबर फॉर्म रहेगा, बाद में भरते तो 10 नंबर रहेगा, उसके बाद भरते तो 100 नंबर रहेगा, राइट ना। तो नंबर हाई होता चलेगा। तो आप जो सबसे एंड में फॉर्म भरते हैं, मैंने ऑलरेडी बोला, आपने एक फॉर्म 15 तारीख को भरा, एक 28 तारीख को भरा, तो आपका ये 28 तारीख वाला फॉर्म विल बी कंसिडर्ड एज अ फाइनल फॉर्म। इसको आपको चेक करके अच्छे से फीस पे करनी है, सारी डिटेल्स इंश्योर करने की सही है। ठीक है। लास्टली कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन वेल इन टाइम विदाउट वेटिंग फॉर द लास्ट डेट। क्योंकि क्या है, लास्ट डेट में सर्वर इश्यूज वगैरह होते हैं, तो 5 तारीख का वेट मत करिए। आई विल रिकमेंड 1-2 तारीख मैक्सिमम, तब तक आप आपका फॉर्म फिल कर लीजिए। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन फॉर्म। इसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ आपको FAQs दिए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जैसे EWS का है। मैं पूरे FAQs तो नहीं पढ़ के दिखाऊंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि देखो, कोई भी आपको अगर इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट देता है, बेसिकली EWS का सर्टिफिकेट देता है, तो वो वैलिड नहीं है। आपको ये जो अथॉरिटीज़ है, इन्हीं अथॉरिटीज़ ने साइन किया हुआ अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड होगा। द सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी अदर अथॉरिटी इज नॉट एक्सेप्टेड। सो आपके फॉर्म पे सबसे नीचे एक सिग्नेचर होती है अथॉरिटी के, और उसके नीचे लिखा होता है कि वो किसने साइन किया है। तो मेक श्योर कि वो अथॉरिटी इनमें से कोई है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ तहसीलदार। तो तहसीलदार इज द लोवेस्ट ऑफिसर जिसके आपको साइन चलेगी। तहसीलदार के बिलो अगर कोई ऑफिसर है तो दैट विल नॉट वर्क। अदरवाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ADM, कलेक्टर, ये सारे पोस्ट के जो लोग हैं उनके सिग्नेचर वाला आपको EWS सर्टिफिकेट चलेगा। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि अगर आपके पास नहीं है, इस अथॉरिटी का सर्टिफिकेट नहीं है, लेट्स से आपका सर्टिफिकेट नायब तहसीलदार ने साइन किया है, डेप्यूटी तहसीलदार के नीचे डेप्यूटी तहसीलदार होते हैं, उन्होंने साइन किया है, तो क्या करना है? तो आपको फिर से आपके नियरेस्ट गवर्नमेंट के सेंटर में जाना है और उनसे इन में से किसी एक ऑफिसर का साइन वाला सर्टिफिकेट इश्यू करवा लेना है। सिंपल एज दैट। सेम गोज फॉर EWS, OBC, ये EWS के लिए था, OBC के लिए भी सेम है। OBC का आप जब नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट निकालते हैं तो इसमें भी सेम रूल है कि आपको इन्हीं ऑफिसर्स के सिग्नेचर वाला EWS सर्टिफिकेट एंड OBC सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है। SC STs के लिए भी कुछ यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वही है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सभी जगह पे वही लोग हैं। तो आपको इंश्योर करना है कि आपके सर्टिफिकेट पे इन्हीं के साइन है। अगर इनके अलावा कोई साइन है तो फिर आपको दिक्कत आएगी, आपका जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स है वो आपको शायद ना मिले। आपको पता होगा कि देयर आर एवरी ईयर सम स्टूडेंट्स जो OBC के लिस्ट में से निकल जाते हैं। जैसे इस साल आपको पता होगा एक फेमस केस है दिव्या मैम की, उनका 105 रैंक है एंड स्टिल शी इज नॉट एबल टू गेट द रिजर्वेशन बेनिफिट। वाई? बिकॉज कुछ तो भी डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आ गई। तो आपको इसलिए इंश्योर करना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट हैं,
ये सारे जो FAQs हैं ये सारे मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ, आपको टेलीग्राम पे जाके इनको डाउनलोड कर लेना है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। कोई भी डाउट है बेझिझक हमें पूछिए, टेलीग्राम पे भी आप रिप्लाई में पूछ सकते हैं या फिर आप ईमेल करिए, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू आउट। अच्छे से फॉर्म भरिए, फॉर्म भर के इस झंझट को ख़त्म करिए एंड पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट करिए। आप सभी को UPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। होपफुली आप इस एग्जामिनेशन को इस साल क्लियर करें।